हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप सब कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और यहाँ पे मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बना के देता हूँ, जो कि जिससे कि आपको हेल्प मिलती है सी टेट एग्ज़ाम के अंदर, और या फिर आपका जो भी स्टेट का टेट है या जैसे कि आप कह लें एच टेट है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टाइम मैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ वीडियो कवर करने की कोशिश करता हूं। तो जैसे कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि आज हमने पढ़ना है कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, और इसमें हम वन बाय वन इनकी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। साथ में हमें डिस्कस करना है उनकी दो जो छः अब सब स्टेजेस हैं। जैसे मान लो एक स्टेज है मेन, उसकी दो सब स्टेजेस हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो साथ में हमें वो भी डिस्कस करना है। तो प्लीज़ नोट्स जरूर बनाना अपने, क्योंकि इन द एंड जब एग्जाम पास में आएगा तो दोस्तों आप नोट्स के साथ पढ़ेंगे, वीडियो नहीं देख पाएंगे उस टाइम। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने का मन भी नहीं करेगा। तो प्लीज़ पॉज ज़रूर करें वीडियो को और अपने नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें और उनको इन द एंड रिवाइज कर लें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट, तो इस वीडियो सेशन में मैं कवर करूंगा फर्स्ट मेन स्टेज और उसकी दो सब स्टेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया। मोरल डेवलपमेंट होता क्या है कि अगर हमें एक सिचुएशन दे दी जाए और उस सिचुएशन में हम किस तरीके से डिसीजन ले पाएँ, तो वो बेसिकली मोरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक नदी है और उस नदी में जो है आपकी वाइफ है और आपके फादर हैं एक साथ, और उस नदी में एक नाव नाव के अंदर बैठे हुए हैं तीनों व्यक्ति, आप, आपकी वाइफ और फादर। ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा प्यार करेंगे और साथ में प्यार करते होंगे, और साथ में जो फादर हैं आपके, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करते होंगे। सपोज़ करो नदी के उस नाव के अंदर एक छेद हो जाता है, एक होल हो जाता है, तो धीरे धीरे पानी जो है उस नाव के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे आपको पता होगा आसपास कोई मदद नहीं है, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि उस नाव के अंदर तीन व्यक्ति नहीं हो सकते, तो दो व्यक्ति वहां पर होंगे। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? आई मीन क्या आप जो है अपने फादर को बोलेंगे कि भाई आप जो है पानी में डूब जाओ, या फिर आप अपनी वाइफ को बचाएंगे? क्या आप अपने फादर को बचाएंगे या फिर अपनी वाइफ को बचाएंगे? तो ये एक समस्या हो गई आपके लिए। इसे हम कहते हैं डिलेमा, एक दुविधा भरी सिचुएशन में आप फंस चुके हो। तो बेसिकली इस डिलेमा के अंदर जो भी आपने डिसीजन लेना है, दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर मोरल कैपेसिटी। जो भी आपके अंदर मोरल डेवलपमेंट है उसके बेस पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कोलबर्ग ने क्या किया था, उन्होंने काफ़ी कुछ डिलेमास क्रिएट किए। डिलेमास को आप स्टोरी भी कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप डिलेमा के नाम से ही आप उसको याद करेंगे। स्टोरीज, उन्होंने कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए स्टोरीज के अंदर, और फिर डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के पर्सन्स को बुलाया। उसमें छोटे बच्चे भी आए, उसमें 17-18 साल के बच्चे भी आए, उसमें एडल्ट पर्सन भी आए, और वहाँ पे उन डिलेमास को उन पर्सन्स के सामने रखा, उनको बताया, उनका इंटरव्यू लिया कि बेसिकली इफ़ यू वर इन दैट सिचुएशन वट वुड यू डू, आप क्या करते उस सिचुएशन में, कैसे आप डिसीजन लेते। तो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को इकट्ठा करके उन्होंने अपनी इस थ्योरी का निर्माण किया था, विच इज़ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिलेमास के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। वैसे तो काफ़ी सारे थे, लेकिन एक डिलेमास यानी एक स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टोरी को डिस्कस करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, और इन द एंड फिर हम डिस्कस करेंगे कि मोरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग ने कितनी मेन स्टेजेस दी थी, और उनकी जो 6 सब स्टेजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करूंगा फर्स्ट मेन स्टेज, और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड मेन स्टेज है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। हाइंस वाइफ वॉज डाइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर। एक व्यक्ति था हाइंस, और
उनकी एक बार जो है जो पत्नी थी वो कैंसर से पीड़ित हो गई। डॉक्टर सेड ए न्यू ड्रग माइट सेव हर। अब डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको जो है एक ड्रग सेव कर सकता है, ठीक है। और द ड्रग हैड बीन डिस्कवर्ड बाय ए लोकल केमिस्ट स्टोर। और एक्चुअली में जो ड्रग है उसको एक लोकल केमिस्ट ने या फिर कोई आप कह लो साइंटिस्ट ने एक ड्रग जो है उस ड्रग को डिस्कवर कर लिया। अब हाइंस को ये पता थी ये बात, हाइंस को पता था कि भाई जो ड्रग उसने डिस्कवर किया है वो ड्रग मेरी पत्नी की, मेरी वाइफ की जान बचा सकता है। तो हाइंस ट्राइड डेस्परेटली टू बाई सम। अब हाइंस जो है, हाइंस ने कोशिश करी कि कुछ ड्रग कुछ अमाउंट में देकर खरीद लूं जिससे कि मेरी पत्नी की जान बच पाए। बट द केमिस्ट वॉज चार्जिंग 10 टाइम्स। अब एक्चुअली में यहाँ पर जो केमिस्ट था वो 10 गुना ज़्यादा चार्ज कर रहा था उस ड्रग के बदले, ठीक है। इतना पैसा हाइंस के पास नहीं था। ही कुड नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। एंड बिकॉज दैट वाज अ मच मोर देन द हाइंस कुड अफोर्ड, ठीक है। अब चलिए आगे क्या हुआ देखते हैं। हाइंस कुड ओनली रेज हाफ द मनी। अब हाइंस के पास उस अमाउंट का जो उसने 10 गुना वसूलने की कोशिश कर रहा था वो लोकल केमिस्ट, हाइंस के पास कुछ आधा ही अमाउंट था अप्रोक्सीमेटली। इवन आफ्टर हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, जितना भी वो भी उसने अपनी फैमिली फ्रेंड से इकट्ठा किया हुआ था। ही एक्सप्लेन्ड टू द केमिस्ट, उसने केमिस्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि भाई देखो मेरे पास अभी आधा अमाउंट है, आप मुझे ड्रग दे दो, उसके बाद जो है कुछ अमाउंट जो आधा बचेगा कुछ परसेंट मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। दैट हिज वाइफ वॉज डाइंग एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड हैव द ड्रग चीपर और पे द रेस्ट ऑफ द मनी लेटर। द केमिस्ट रिफ्यूज्ड, बट एक्चुअली जो केमिस्ट था वो आप कह लो कि वो लालची था, ग्रीडी था वो, उसने इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया, सेइंग दैट ही हैड डिस्कवर्ड द ड्रग एंड वॉज गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। अब केमिस्ट ने हाइंस को कहा कि भाई मैंने इस ड्रग को क्रिएट किया है, मैंने बनाया है इस ड्रग को, और मैं बिकॉज मैं इससे कमाना चाहता हूँ, मैं अब पैसे बनाऊंगा इस ड्रग से, मैं आपको नहीं दूंगा। द हस्बैंड वॉज डेस्परेट टू सेव हिज वाइफ। अब यहाँ पर हाइंस क्या है, क्योंकि हाइंस अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो उसको खोना नहीं चाहता था, तो वो बिल्कुल ही डेस्परेट था उस ड्रग को लेने में। अब चाहे हुक बाई हुक एंड क्रूक कह लो, पैसों से लो, या फिर उसने एंड में क्या किया, लेटर दैट नाइट ही ब्रोक इनटू द केमिस्ट, वो केमिस्ट के स्टोर में घुसा और उसने उस ड्रग को फाइनली चोरी कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये एक सिचुएशन यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग ने क्रिएट की। बल्कि यही एक सिचुएशन नहीं, इसके जैसे काफ़ी सारी सिचुएशंस, आप सिचुएशन कह सकते हैं इनको, उन्होंने बनाया, छोटी छोटी स्टोरीज उन्होंने बनाई। और एंड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के एज ग्रुप पर्सन्स, बच्चे भी थे, एडल्ट एडोलेसेंस बच्चे भी थे, साथ में एडल्ट भी थे, तो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप से उन्होंने पर्सन्स को बुलाया और उनके हाँ ये डिलेमास उनके सामने रखे और एंड में उनसे उनका इंटरव्यू लिया, क्वेश्चन लिया, और उन लोगों के आंसर्स को देख करके उन्होंने अपने मोरल डेवलपमेंट का निर्माण किया था, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चंस कैसे पूछे उन्होंने, उन क्वेश्चंस का डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे शुड हाइंस हैव स्टोलन द ड्रग। पहला क्वेश्चन, क्या हाइंस को ड्रग जो है चुराना चाहिए था। पहला क्वेश्चन, जैसे अगर सपोज करो आपकी एज 20 साल की है, तो आप उस सर्वे में गए जो कोलबर्ग ने क्रिएट किया था, उस सर्वे में आपसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि शुड हाइंस हैव स्टोलन द ड्रग, है ना, ऐसे क्वेश्चन। या फिर वुड इट चेंज एनीथिंग इफ हाइंस डिड नॉट लव हिज वाइफ। अगर हाइंस अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता तो कुछ चेंज होता उसकी लाइफ में। What if the person dying was a stranger? Would it make any difference? या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि शुड द पुलिस अरेस्ट दैट केमिस्ट, द केमिस्ट जो जिसने ड्रग को इन्वेंट किया और फाइनली ड्रग उसने नहीं दिया हाइंस को, और जिससे कि हाइंस की पत्नी की मौत हो गई। तो इट मीन्स एक यहाँ पर मर्डर का केस बनता है अनइंटेंशनली। तो क्या यहाँ पर पुलिस को जो लोकल केमिस्ट था उसको कैच करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने एक तरीके से यहाँ पर नैतिकता वाली बात नहीं करी थी। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इस ऑन द डिलेमा बेस्ड लोगों से पूछे गए, और
लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आंसर्स को डिलीवर किया एक्चुअली, और उनके आंसर्स के बेस पर जो है कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट का निर्माण किया। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई बेसिकली यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ये है दोस्तों मोरल डेवलपमेंट ऑफ कोलबर्ग। अब एक्चुअली यहाँ पर कितनी स्टेजेस उन्होंने बनाई थी तो वो हम डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक बार। बाई स्टडिंग द आंसर्स फ्रॉम चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट एजेस टू दीज क्वेश्चंस, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि डिफरेंट एजेस, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एजेस। कोलबर्ग होप्ड टू डिस्कवर हाउ मोरल रीजनिंग चेंज्ड एज पीपल ग्रू ओल्डर। अब कोलबर्ग ने देखा कि भाई एक्चुअली में डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर एज ग्रुप आए, और डिफरेंट जैसे जैसे छोटे बच्चे थे तो उन्होंने अपने तरीके से आंसर्स को दिया इंटरव्यू में, और जो बड़े बच्चे थे उन्होंने अपने तरीके से। तो सबकी जो यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट है वो डिफर करता है बाई द एजेस। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आप बेटर एक्शंस ले पाते हो, डिसीजन ले पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर कोहलबर्ग ने यही ऑब्जर्व किया कि अगर बच्चे हैं तो बेसिकली उन्होंने अपने तरीके से आंसर दिया, थोड़े से अगर बड़े पर्सन हैं, बुजुर्ग इंसान है, तो उन्होंने थोड़ा सा परिपक्व आंसर दिया, कह सकते हैं मैच्योर्ड आंसर उन्होंने दिया। द सैंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, द सैंपल कंप्राइज्ड 72 शिकागो बॉयज एज 10 to 16 ईयर्स। देखो 58 साल के भी यहाँ पर बच्चे आए। ठीक है, और उन्होंने आंसर्स को डिलीवर किया। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि भाई अब कोहलबर्ग ने आइडेंटिफाई थ्री डिस्टिंक्ट लेवल। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि कोहलबर्ग आइडेंटिफाई थ्री डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ मोरल रीजनिंग। ठीक है, अब जो मोरल रीजनिंग हम यहां पर पढ़ रहे हैं तो उन्होंने तीन डिस्टिंक्ट लेवल को सजेस्ट किया। पहला जो लेवल है आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। दोस्तों प्री कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल से पहले। कन्वेंशनल क्या होता है दोस्तों? कन्वेंशनल यहां पर एक जो हमारी परंपरा, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? परंपरा, जो हमारी पुरानी परंपरा रही है। तो कन्वेंशनल से एक मोरालिटी जो पहले है वो है प्री। हम ऑब्वियसली प्री वर्ड यहां पर जोड़ेंगे, प्रीफिक्स, प्री कन्वेंशनल। उसके बाद जो सेकंड मेन स्टेज है वो है कन्वेंशनल, और जो थर्ड है वो है पोस्ट कन्वेंशनल। तो नाम यहां पर याद करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आप सिर्फ कन्वेंशनल याद रखें। जो पहली स्टेज है कन्वेंशनल से दैट विल बी प्री, और जो कन्वेंशनल के बाद में आती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। तो वन बाय वन आज हम इन स्टेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। अब प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर भी दो सब स्टेज होती हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही कन्वेंशनल के अंदर भी दो सब स्टेज होंगी, और ऐसे ही पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर भी दो सब स्टेजेस हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग मोरालिटी है ये, आइए देखते हैं कैसे। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड लास्ट अंटिल अप्रोक्सीमेटली एज 9। पहली तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसका नोट्स बना लो, पॉइंट लिख लो इसको नोट्स में अपने में, कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है ये अप टू 9 इयर्स तक होती है बच्चे के अंदर, और ये फर्स्ट मोरालिटी की स्टेज मानी जाती है। एट द प्री कन्वेंशनल लेवल चिल्ड्रन डोंट हैव ए पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। यहां पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चों के पास अपने पर्सनल कोड नहीं होते। अब इसका क्या मतलब है पर्सनल कोड? देखो एक बच्चा अगर छोटा है, मान लो 4 साल का बच्चा है, तो उसका अपना दिमाग काम नहीं करता। एक्चुअली वो बड़ों को देखता है कि भाई जो हमारे बड़े हैं वो किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वो अपने डिसीजन को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़े जो करते हैं वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मान लो 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, वो कितना मैच्योर होता है दोस्तों, आप ये समझ लो पहले। मैच्योरिटी तो उसके अंदर बहुत ही कम होती है। तो फिर अब यहां पर देखो रीजनिंग, तर्क शक्ति, जो हम सोच रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हाँ यहाँ पे जो रीजनिंग कनेक्ट, ये जो वर्ड है दोस्तों ये कॉग्निटिव से जुड़ा हुआ है। तो
अगर हम किसी आंसर का रीजन दे रहे हैं तो इट मींस हमारे दिमाग के अंदर वो पहले तो कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कोग्निटिव, अब 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो 9 साल तक होता है बस। तो 5, 6, 7, 8, ये छोटे बच्चे एक्चुअली में अपने दिमाग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉग्निटिव वाइज ये अभी इनमेच्योर हैं, तो इनके पर्सनल कोड नहीं होते। ये सोसाइटी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ये अपने गार्जियंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से वो अपनी मोरलिटी का निर्माण करते हैं। एंड इंस्टेड मोरल डिसीजंस आर शेप्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ एडल्ट्स। क्या स्टैंडर्ड सेट है सोसाइटी के अंदर, तो वहां से वो बच्चा जो है पॉइंट्स उठाने की कोशिश करता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ब्रेकिंग देयर रूल्स। अब देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आज सारा क्लियर कर दूंगा। जैसे कि बच्चा छोटा होता है, मान लो 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो देखता है कि भाई हमारी सोसाइटी में झूठ बोलना गलत है, सच बोलो। ऐसे सिखाया जाता है ना बच्चों को, अच्छा बनने के तरीके बताए जाते हैं कि बेटा आप अच्छे बनो, आप अच्छे बनो। देखो सामने वाला बच्चा कितना अच्छा है, तो आप भी अब मेरा अच्छा बच्चा, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनको ये दिखता है कि भाई एक्चुअली में सोसाइटी में जो जो सच बोलता है ना वो अच्छा है, और जो झूठ बोलता है वो गंदा है। पीपल जो है उससे बात नहीं करते जो झूठ बोलता है। तो इस तरीके से सिखाया जाता है, तो एक्चुअली वो उन्हीं चीजों को सीखता है जो सोसाइटी में जो एडल्ट उनको सिखा रहे हैं। उनका अपना कोई परसेप्शन नहीं होता है। ठीक है, उनके अपने पर्सनल कोड नहीं होते हैं। सोसाइटी में उनको ये सिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि बेटा रूल मत तोड़ना, रूल तोड़ने से पनिशमेंट मिलता है। रूल तोड़ने से क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। तो धीरे धीरे वो इन चीजों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, वो पनिशमेंट ओरिएंटेड हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाते हैं? पनिशमेंट ओरिएंटेड। मतलब उनको ये समझाया जाता है कि बेटा अगर आप झूठ बोलोगे ना या फिर आप रूल ब्रेक करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो पनिशमेंट के डर से वो अच्छी चीज ना सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये है आपका प्री कन्वेंशनल मोरलिटी। मैंने आपको एग्जांपल से देके अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अपने कोई पर्सनल कोड नहीं होते। 9 साल के बच्चे के अंदर कितनी थिंकिंग होती है आप खुद ही सोच लो। ठीक है, तो अब यहां पर देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में या फिर एस्टेट एग्जाम में, कि वो आपको ना एक स्टेटमेंट देगा। वो आपको क्या देगा? एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा, और उस स्टेटमेंट को आपको रीड करके ये बताना है कि उस स्टेटमेंट में सपोज करो कि कोई बच्चा है और वो बच्चा इस तरीके से काम कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि वो कौन से मोरल डेवलपमेंट स्टेज के अंदर वो बच्चा चल रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपको एक सिचुएशन दे दी कि एक बच्चा अपने बड़े से ये कह रहा है, या फिर एक पर्सन कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, ऐसे कह रहा है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। तो अब वो बच्चा कौन से मोरल डेवलपमेंट में चल रहा है, कौन सी स्टेज में चल रहा है, कौन सी सब स्टेज में चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और फिर दो सब स्टेज की बात करेंगे। प्री कन्वेंशनल स्टेज तो मेन स्टेज हो गई, और जो दो सब स्टेज हैं उसका हम डिस्कस करने वाले हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एक्शन लीड्स टू पनिशमेंट इज मस्ट बी बैड, इज मस्ट बी बैड। अगर मान लो किसी बच्चे को पनिशमेंट दी जा रही है, तो डेफिनेटली बच्चा ये सोचता है कि यार उसने डेफिनेटली कुछ बुरा किया होगा जब भी उसको पनिशमेंट दी जा रही है। ठीक है, एंड अगर किसी को रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो बच्चा ये समझता है कि यार डेफिनेटली उस बच्चे ने कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। Authorities outside the individual and children often make moral decision based on the physical consequences of action. Action को देख के बच्चा जो है चीजें सीखता है या डिसीजन ले पाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि भाई जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें कौन सी दो सब स्टेज और हैं। तो देखो दो सब स्टेज आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली जो सब स्टेज है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे 9 साल तक तो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है, तो जब बच्चा 3 या 4 साल तक होता है, 5 साल तक होता है, तो वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में चल रहा होता है। और जब बच्चा 5 साल को क्रॉस करता है, 5 से 9,
तो वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो दो सब स्टेज हैं दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनता है। तो पहली सब स्टेज मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आपको क्लियर कर दूंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। देखो, ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब क्या है दोस्तों? आप एग्जाम्पल को मत देखो, आप इनके वर्ड्स के मीनिंग निकालो। ओबीडियंस का मतलब है कि ओबे करना, है ना, हम रूल्स को मानते हैं। ठीक है, पनिशमेंट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट तो आप जानते हैं कि भाई फिजिकल पनिशमेंट या फिर डांट दिया। तो बच्चा जब इस स्टेज में, सब स्टेज में होता है, तो वो ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन होती है उसकी, मतलब उसके दिमाग में पनिशमेंट ही रहेगी। उसने सोचना है कि यार मैं ना सारे रूल्स को ओबे करके चलूं, तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर मैंने रूल ब्रेक कर दिया, अगर मैंने ओबे नहीं किया किसी को, तो मुझे डेफिनेटली पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस सब स्टेज में बच्चा पनिशमेंट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है। उसको, वो ये जानता है कि भाई अगर मैंने झूठ बोला तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो मैं सच बोलूं, है ना। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा झूठ बोलना गलत बात होती है, तो बच्चा कैसे क्यूटनेस अपने चेहरे पर बना के बोलता है, अच्छा ठीक है मैं आज के बाद सच बोलूंगा, ऐसा बोलता है ना बच्चा। तो वो पनिशमेंट ओरिएंटेड होता है। जो झूठ बोलता है उसकी पिटाई होती है, उसकी क्या होती है, पिटाई होती है। तो पनिशमेंट ओरिएंटेड हो गया वो बच्चा। ठीक है, अब वो जितने जो भी एक्शन करेगा, जो भी वो एक्शन करने वाला है फ्यूचर में, वो सारे पनिशमेंट ओरिएंटेड होंगे। उसको ये लगेगा कि यार मैं ना इस बच्चे को परेशान ना करूं, तो अदरवाइज मम्मी मुझे मारेगी, ये गलत बात होती है। ठीक है, द चाइल्ड इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड। यहां पर ये लिखा हुआ है, तो चाइल्ड अपने एक्शन को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करता है कि उसको पनिशमेंट कम से कम मिले। इफ ए पर्सन इज पनिश्ड, दे मस्ट हैव डन रॉन्ग। और उनकी नजर में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को पनिश किया गया है, तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ बुरा काम किया होगा। तो ये है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। आपको समझ में आया अच्छे से? चलो स्टार्ट करते हैं। इसका मैं बताता हूं, जो कि सेकंड सब स्टेज है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन रिकॉग्नाइज दैट देयर इज नो just one right view that is handed down by the authorities. Different individuals have different viewpoints. अभी देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है दोस्तों? यहां पर इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। ठीक है, और एक्सचेंज का यहां पर मतलब है कि अगर आप मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं भी आपके साथ अच्छा करूंगा। एक्सचेंज का मतलब ये है, मतलब बदला, एक दूसरे का बदला उतारना। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि देर आर नंबर ऑफ पर्सन हु लिविंग इन द सोसाइटी, और सबके व्यू पॉइंट्स अलग अलग होंगे। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, सोचने की शक्ति सबकी डिफरेंट है। तो सबका अलग अलग मत है यार, सबका अलग अलग मत है। और एक्सचेंज मतलब अगर आप मेरे साथ अच्छे बनोगे तो मैं भी आपके साथ अच्छा बनूंगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। अगर आप मेरी बैक को स्क्रैच करेंगे तो मैं आपकी बैक को स्क्रैच करूंगा। आप मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं भी आपके साथ अच्छा करूंगा। तो बच्चे इस स्टेज में ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो आइए अब इनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक्शंस आर डिटरमाइंड टू बी गुड और बैड डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर रिवॉर्डेड और पनिश्ड। ये फर्स्ट सब स्टेज के बारे में बात हो रही है। इट वुड बी बैड फॉर मी टू टेक माई फ्रेंड्स टॉय बिकॉज द टीचर विल पनिश मी। अब यहां पर देखो, पहली जो सब स्टेज है ना आपकी, पहली स्टेज कौन सी है, पनिशमेंट ओरिएंटेशन की। तो वहां पर सपोज करो कि कोई छोटा बच्चा है, मान लो 5 साल का बच्चा, 6 साल का, यार मैं इसका खिलौना ना लूं, खिलौना अगर मैंने इसका खिलौना ले लिया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये बहुत बुरी चीज है, किसी का सामान उठाना, किसी का खिलौना चुराना, किसी का सामान चुराना, ये काफी बुरी चीज है।
तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे मम्मी मुझे पनिश कर सकती है, टीचर्स मुझे पनिश कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से सोचेगा। तो सपोज करो इसी तरीके से एक स्टेटमेंट आ गई आपके एग्जाम में, इट वुड बी बैड फॉर मी टू टेक माई फ्रेंड्स टॉयज बिकॉज द टीचर्स विल पनिश मी। तो वो पर्टिकुलर जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में चल रहा है, तो आप कहोगे कौन सी सब स्टेज में चल रहा है, तो आप कहोगे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, आप समझ जाना इस चीज को। द फर्स्ट स्टेज हाईलाइट्स द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। जो पहली स्टेज है वो बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट एक्सप्लेन करता है इन देयर डिसीजन मेकिंग एज दे सीक टू अवॉइड पनिशमेंट एट ऑल कॉस्ट। और उनको केवल पनिशमेंट से बचना है। इन रिलेशन टू आवर एग्जाम्पल above, the man should not steal the medication from the pharmacy as they may go to jail if he is caught। अगर मान लो वही 4-5 साल का बच्चे को अगर हम हाइंस की डिलेमा देते तो वो क्या बोलता, क्या हाइंस को ड्रग चुराना चाहिए था? तो बच्चे बोलते 4-5 साल के जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में चल रहे हैं कि हाइंस को ड्रग नहीं चुराना चाहिए था, क्योंकि जो कोई भी चीज चुराना गलत बात होती है वो जेल में जाएगा, क्योंकि पनिशमेंट ओरिएंटेशन है ना। तो डेफिनेटली हाइंस को वो पनिशमेंट दिलाना चाहेंगे। हाइंस क्योंकि इतना वो नहीं सोच पाएंगे यार कि भाई उसकी पत्नी थी, अपने पत्नी को प्यार करता था, अपनी पत्नी को बचाना चाहता था। वो उन क्योंकि कॉग्निटिवली इंटेलेक्चुअली वो इतना अभी मैच्योर नहीं हो पाए हैं, तो वो पनिशमेंट ओरिएंटेशन जैसा ही एग्जाम्पल या फिर आंसर्स करते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने एक चीज लिखी हुई है, इफ यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक। अब ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज में आता है ये। साथ में अगर इस स्टेज में अगर बच्चा चल रहा है, मान लो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज में अगर बच्चा चल रहा है और उसको हाइंस की डिलेमा दी जाती है, तो वो फिर क्या आंसर करते हैं? तो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स सारे बच्चों के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म जुड़ गया ना। अलग अलग बच्चे की सोच है, मोरल डेवलपमेंट सबका डिफर करता है ना। तो कोई कुछ कहेगा, कोई एक्सप्लेन करेगा कि भाई हाइंस को नहीं चुराना चाहिए था, कोई प्री कन्वेंशनल स्टेज में जो बच्चा चल रहा है वो एक्सप्लेन करेगा कि नहीं यार उसको चुराना चाहिए था क्योंकि वो अपनी पत्नी को प्यार करता था, वो अपनी पत्नी को प्यार वो मरने थोड़ी ना देता वो। तो डिफरेंट डिफरेंट सभी के प्रोस्पेक्टिव आते हैं यहाँ पर। और एक्सचेंज का तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया है कि भाई अगर आप मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे तो मैं भी आपके साथ अच्छा बिहेव करूंगा, अगर आप मेरे साथ बुरा बिहेव करोगे तो मैं भी आपके साथ बुरा बिहेव करूंगा। तो ये है यहाँ पर एक्सचेंज स्टेज, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो दोस्तों ये मैंने आपको एज एक्सप्लेन किया है मोरल डेवलपमेंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, आई होप कि आपको समझ में आ गया है, आपके कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने आपको 3 स्टेजेस के बारे में बताया, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और ऑब्वियसली उनकी दो दो सब स्टेजेस भी हैं जिनको हमें पढ़ना है। और इसी पर्टिकुलर वीडियो सेशन में मैंने आप लेवल फर्स्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया है, विच इज़ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। सेकंड जो वीडियो आएगा उसमें कन्वेंशनल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें हम पोस्ट कन्वेंशनल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कोशिश करूंगा कि रेगुलर टाइम पर वीडियो आए और आपकी तैयारी अच्छी चले। नोट्स जरूर बनाते रहना। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो सेशन को कंप्लीट देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।